हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा का मॉडल पेपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। ओके दोस्तों, यानी कुछ घंटे बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों दिन नहीं, अब यहाँ पर घंटे में आप लोग गिनना शुरू करिए। अगर आप कहीं ना कहीं ये पेपर पूरा देखते हो तो दोस्तों यहाँ से आपका कहीं ना कहीं 10 से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे सारे क्लास लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका 120 मिनट से पहले ही आपका पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता ही है कि समावेशी शिक्षा में आपके 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको 15 में से 15 पूरा सही करके आना है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और इसका पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। तो अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 50 नंबर का आपका ये पूर्णांक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न। पहला आपका है कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक, या फिर मंदबुद्धि बालक, या फिर दृष्टि दोष युक्त बालक, या फिर अल्पसंख्यक बालक। दोस्तों ये कहीं ना कहीं ठीक है आपका एक प्रकार का कास्ट में आएगा, यानी आपका ये दा वाला नहीं होगा और जो गलत है वही आपका सही है। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर दा। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे आपका है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। अब दोस्तों क्या आवश्यक है, तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों आपके सबसे अति महत्वपूर्ण है। एक है प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देने में, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपका है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम लोग, अवलोकन से या फिर साक्षात्कार से या फिर दोस्तों परीक्षण से। अवलोकन, ठीक है दोस्तों, जब मंदबुद्धि बालक की बात आएगी आपको अवलोकन ही मारना है, अवलोकन ही आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसका चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर आप इसको नोट भी कर लो। चौथा आपका है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता किसमें होती है, दोस्तों सभी व्यक्तियों में होती है। ठीक है दोस्तों, सभी व्यक्तियों में होती है। अपंग हो, विशेष हो या फिर समान व्यक्ति हो। ठीक है दोस्तों, अपंग व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति हो या फिर समान व्यक्ति हो, आपका हो जाएगा सभी व्यक्तियों में। पांचवा आपका है कि दृष्टि दोष की पहचान करनी है आपको। दृष्टि दोष की पहचान आप कैसे करोगे, आँखों को बार बार झपकाने से, या फिर पढ़ते समय आँखों में दर्द होना, पुस्तक को आँखों के निकट रखना, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम 6वां प्रश्न। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, इसमें आपका क्या होगा, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 7वां प्रश्न। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। दोस्तों जहां आपका ठीक है आ जाए जाति वही आपका गलत हो जाएगा और जो आपका गलत है यानी वही आपका सही है। ठीक है, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां आपसे नहीं पूछे, ठीक है दोस्तों, तो जो गलत होगा वही आपका सही होगा। अब यहाँ बात करते हैं ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि दोस्तों किससे संबंधित है, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों दृष्टि दोष, ठीक है दोस्तों, दृष्टि दोष के जो बालक होते हैं वे ब्रेन लिपि से ही पढ़ते हैं। दोस्तों उसमें बस केवल आपको छः बूंदी दिखेंगी। ओके दोस्तों, इन्हीं 6 बिना
उभरे हुए बिंदु से सारे काम इनके हो जाते हैं। अब यहाँ ना आपका नौवां है, नौवां आपका है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से आंसर हैं। अब यहाँ कहा गया है 1991, 1992, 1993, 1995। इसमें आपका होगा 1992। दसवां आपका है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम। दोस्तों नहीं, ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रम आपके चलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपके उपचारी भी चलते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां आपका है कि श्रवण बाधित बालकों में पुनः बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। दोस्तों अब यहाँ आपको बताना है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल से अधिक या 50 डेसिबल से अधिक, इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां यहाँ पे आपका है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, अगर वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी दिखता है तो 98% वही आंसर आपका सही हो जाता है, सही दृष्टि कहलाती है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका होगा 6/6, ठीक है दोस्तों, 6/6 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है, शैक्षिक समावेशन से आपका क्या तात्पर्य है। इसमें आपका हो जाएगा सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे 5 है। दोस्तों कितने होंगे, 5 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपको प्रश्नों को दिखाते हुए और कुछ चीज़ें हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास अब नहीं है दोस्तों, बस केवल कुछ घंटे हैं और कुछ घंटे आपकी कुछ घंटे में बीत जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर हर प्रश्न को देखिए, आप उस प्रश्न के उत्तर को भी देखिए, पढ़िए, समझिए और आप लोग एग्जाम में टॉप करिए, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे का होता है, आपको 2 घंटे लगातार लिखना है, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो जो हमारे भाई बहन अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, वरना आप आगे ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। दोस्तों बहुत सारे क्लास अभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग एक बार इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। पहला यहाँ पे आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। अब यहाँ पे आपको शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताना है, शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100 सॉरी, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि EA/CA गुणे 100। तो सबसे अच्छा आपका होगा शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। दोस्तों सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि दोस्तों 90 से 110 होती है। कितना होता है, 90 से 110 होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों आपके हो जाएंगे बुद्धि, ज्ञान, सोच, शैली, व्यक्तित्व, प्रेरणा और पर्यावरण, ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 हो जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। परामर्शदाता, परामर्शग्राही, ओके दोस्तों, परामर्शदाता, परामर्शग्राही, इनके 2 अंग हैं, परामर्शदाता, परामर्शग्राही, ठीक है। आपको ऐसे ही इसको याद करना है। निर्देशन के 2 उद्देश्य आइए। अब तो यहाँ पे निर्देशन की बात की जा रही है, तो छात्रों को उचित विषयों का चुनाव करने में सहायता करना, कहीं ना कहीं वह भी आपका एक प्रकार का
निर्देश ही होता है। दोस्तों अगर हम लोग सिंपल भाषा में इसको समझें तो आपका निर्देश वो होता है जब आप किसी को गाइड करते हो। ओके दोस्तों, आपको जब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हो वही आपका निर्देश के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि जो आपकी बुक में दिया गया है आप वही लिखो। आप प्रश्नों को पढ़कर समझकर अपने मन से भी आंसर लिखोगे तो आपका सही हो जाएगा। निर्देशन के दो उपकरण बताइए। अब दोस्तों इसमें आपके दो उपकरण हैं, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आपको हेडिंग डालकर बस 1 से 2 लाइन लिखना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। तो टर्मन टर्मन तथा ओडन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियों, खेल कूद जानकारी, रुचि बहुरूपता में समान बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। पिछड़े बालकों के दो विशेषता बताइए। दोस्तों जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि कमजोर होती है और दोस्तों अगर उन्हें कोई चीज़ आप समझाते हो तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उन्हें कई बार बताने पर तब जाकर वो समझ पाते हैं। और दोस्तों गणित और विज्ञान में कहीं ना कहीं उनकी रुचि बहुत कम होती है, सिंपल सी बात है। ओके दोस्तों, ये सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ें आपके पिछड़े बालक के अंदर देखने को मिल जाती हैं। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक को मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक को दो गुण बताइए। देखिए दोस्तों जो मंदबुद्धि बालक के शिक्षक होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको तो लिखना है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक में सहानुभूति एवं स्नेह प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है। दो बुद्धि परीक्षण के नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको दो बुद्धि परीक्षण के नाम बताइए। जो आपको याद हो वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, भूल भुलैया परीक्षण और चित्र पूर्ति परीक्षण। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। अगर दोस्तों मान लो आपसे कोई परामर्श ले रहा है तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ होती हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये कि आप जो जो व्यक्ति आपसे परामर्श ले रहा है आप उससे योग्य हों, आप उससे बड़े हों, आपके पास उससे अधिक अनुभव हो, तभी आप उसको कुछ भी बता पाओगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बुद्धि, ठीक है दोस्तों, योग्यता और अनुभव। ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ओके दोस्तों, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना है दोस्तों, आपको पॉइंट टू पॉइंट बस 6 से 7 पॉइंट को लिखना है और एक पॉइंट को आपको 1.5 लाइन में लिखते हुए आगे बढ़ना है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए आप इसको अच्छे से रोक कर वीडियो को आप स्क्रीनशॉट खींच कर भी इसको पढ़ लोगे एक बार तो आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समस्यात्मक बालकों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों देखिए जो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं उनके प्रकार के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो समस्यात्मक बालक होते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं तो गुस्सा अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वो दूसरे बच्चों को बहुत अधिक मार देते हैं, हमेशा वो किसी न किसी दोस्तों झगड़ा भी तो कर लेते हैं, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रामकता और उत्तेजित बालक होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। अपराधी बालकों की उपचार विधियों के बारे में यहाँ पे आपसे कहा गया है कि उन्हें दोस्तों हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा बाल सुधार विद्यालय दोस्तों जो कि आपका लखनऊ में है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बाल कारागार। दोस्तों इन सबको आपको 4-5 पॉइंट में लिख लेना है।
बस दोस्तों, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि परामर्श तथा निर्देशन में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, निर्देशन तथा परामर्श में अंतर यहाँ पे आपको बताना है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है और परामर्श इसका महत्वपूर्ण अंग है। देखिए दोस्तों, निर्देशन क्या होता है? ये होता है कि आप किसी को गाइड कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, कि आप ये काम करो ये अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, ये काम करो ये अच्छा होगा। और जो आपका परामर्श होता है, ये काम ना करो, इस काम से आपको लाभ मिलेगा और इस काम से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके दोस्तों, इन दोनों में अधिक अंतर नहीं है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूरा कभी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। एक सही रास्ता, ठीक है, और एक में आपको सही गलत दोनों बताने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2-4 पॉइंट मिल रहा है, आप इसको देख लीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। हम यहाँ पे आपको प्रश्नों को दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको विकलांग बालकों से संबंधित क्वेश्चन मिल गए हैं। परामर्श, निर्देशन, उसके बाद यहाँ पे आपका विकलांगता, ओके दोस्तों, छेड़ बालक, विशेषताएं, ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीज़ों पर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको वाग दोष के प्रकार भी बताने होंगे। तो दोस्तों, वाग दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ से भी इसको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आप कोई भी चीज़ अगर लिखो तो आप पहले अपने ऊपर, दोस्तों, अपने दिमाग से अपने ऊपर आप अनुभव लेकर तब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस केवल इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि श्रवण क्षतियुक्त है, ओके दोस्तों, श्रवण क्षतियुक्त बालकों के प्रकार बताइए। इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ से भी इन क्वेश्चंस को लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मंदबुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। मंदबुद्धि बालक की क्या लक्षण हैं? दोस्तों, इनके क्या क्या लक्षण हैं यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में ना आए तो आप प्रश्न को टाइप करिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि संज्ञानात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। अब यहाँ संज्ञानात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको 4 से 5 हेडिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको हेडिंग डालते हुए हर क्वेश्चन को लिखना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।